So dear students, the accounting for holding companies, it is unit 5 and we have already completed the basic definition part and few calculations. Let's have a quick review. For this you are required to understand what is subsidiary and holding company. ठीक है, तो यहाँ पे let's come directly to the point number 12. Even though it is also very important, but basic definition जो निकल के आती है वो subsidiary company से निकल के आती है. Here section 2 subsection 87 of Companies Act defines that अगर एक होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सपोज आपके पास 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उसमें से 3 जो है, 3 का कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास है, तो हियर इट इज कंट्रोलिंग द अदर कंपनी विच इज नाउ नोन एज सब्सिडरी कंपनी. ठीक है. द सेकेंड वन इज एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. यहाँ जो शेयर कैपिटल है मेजरली इट इज रिलेटेड टू द वोटिंग राइट. तो 50% से ज़्यादा शेयर अगर आपकी होल्डिंग कंपनी के पास हैं एंड इट इज़ कंट्रोलिंग वाया द वोटिंग राइट्स, तो ये क्या है, आपकी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी के रिलेशनशिप में आ जाएगा. यहाँ पे देखिए आप एक और चीज़ लिखी हुई है, ईदर बाय ओन, मतलब एक कंपनी से डायरेक्ट आप रिलेशनशिप में है या फिर टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी. मेरी एक और सब्सिडरी है, एक और ABC 3 कंपनीज है जो कि मेरी सब्सिडरी है और उन सब्सिडरी का होल्डिंग जिसमें है XYZ में है, तो इन दैट केस ये इनडायरेक्टली वन और मोर से सब्सिडरी कंपनीज में आ जाएगी. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट. वैसे तो आपको कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट आता है. तो कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट के बेसिक कैलकुलेशन में जाते हैं. तो सबसे जो ईजी कैलकुलेशन आता है वो आपका क्या होता है, कैसे आप वर्किंग नोट दिखाएंगे बिफोर द कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट. ठीक है. तो इसमें होता है आपकी कंपनी जो होल्ड कर रही है, इधर इट इज़ 100% और लेस देन 100%. आपको पहले एक ऐसे ही क्राइटेरिया बता दिया गया है कि 100% 50% से ज़्यादा होना चाहिए तभी होल्डिंग कंपनी. इन दैट केस यहाँ पे मेजॉरिटी इंटरेस्ट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अगर बात करते हो तो इट विल बी मोर देन 50% बट लेस देन 100%. तो आपको कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग. कितना परसेंटेज का रेशियो है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग पर. सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. आपने जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया होगा, द अमाउंट यू पेड फॉर परचेजिंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, उनको पे करने के लिए जो भी आपने अमाउंट दिया हुआ है, क्या वो शेयर की वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, क्योंकि वी कंसीडर द पार वैल्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है. तो इधर मे बी इट इज़ ऑफ गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व का होगा. द थर्ड वन इज कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी. माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने यहाँ पे पढ़ा, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का एक परसेंटेज है. माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू दैट अमाउंट जो कि अदर शेयर होल्डर से रिलेटेड है. तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक कॉलम बनाओगे. उसके लिए ज़रूरी है टू कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ पॉइंट नंबर 1, जो कि अभी आपको यहाँ पे बताया मैंने. पॉइंट नंबर 1 परसेंटेज, वो कैलकुलेट कैसे करोगे. फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे होल्डिंग कंपनी के कितना परसेंटेज है. टू कैलकुलेट दैट, नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स. ओके, इशूड बाय सब्सिडरी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100. द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ अदर, या फिर अदर को क्या बोलोगे यहाँ पे आप, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी कंपनी. तो इट विल बी नंबर ऑफ बैलेंस इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय सब्सिडरी कंपनी. ठीक है. अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 आ गया आपको, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आप एक चीज़ जान लो कि जो आप अमाउंट पे करते हो टू परचेज अ थिंग, टू परचेज अ थिंग नहीं बोलेंगे यहाँ, टू परचेज द शेयर्स इज नोन एज इन्वेस्टमेंट फॉर होल्डिंग कंपनीज और यू कैन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब आप इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आपने जो शेयर्स खरीदे हैं उसके लिए पैसे ज़्यादा पे किए हैं और उसकी पार वैल्यू फॉर all shares is less than the amount you pay, the excess amount you paid to purchase a certain number of shares is known as goodwill. देखो आप यही लिखा हुआ है, the amount which is generally above the total face value of the share acquired is known as goodwill. Okay, sometimes क्या होता है, the cost of acquisition paid may be less than total face value of the asset which is known as capital reserve.
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको याद रखनी चाहिए वो है इंपॉर्टेंट नोट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जो कि आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल के आता है, इज़ कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन दो टाइप की डेट्स होती है। डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे हैं, एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन इज द डेट व्हेन यू आर कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व आप किस दिन कैलकुलेट करोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन। फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल रिजर्व्स एंड सरप्लस, जब नेट वर्थ आप निकालते हो उसके लिए जो रिजर्व्स और सरप्लस होते हैं वो उस समय के कैलकुलेट करते हो, उस टाइम के कंसीडर करते हो जो कॉस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन में दिए जा रहे हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसीडर्ड। लेट्स गो टू द कैलकुलेशन पार्ट। आप क्या करोगे? सबसे पहले टोटल नेट वर्थ निकालोगे। नेट वर्थ कैसे निकालोगे आप? इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस और प्रॉफिट जो भी होगा। अगर कोई लॉस होगा तो आप ऑब्वियसली इसको लेस कर दोगे, ठीक है। तो आपकी टोटल नेटवर्थ आ जाएगी फॉर द कंपनी। आपकी कंपनी की नेटवर्थ आ गई तो सेकंड आप क्या कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट द नेटवर्थ फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने आपको पहले भी बताया इन केस ऑफ पार्शियल होल्डिंग 100 से 50 के बीच में कहीं आपकी शेयर होल्डिंग होगी तो उस केस में आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और उसके हिसाब से आप ये पता लगाओगे कि नेटवर्थ क्या है। थर्ड वन इज डिटरमाइन द प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ। ये डिटरमाइन आपको करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज, अच्छा डिटरमाइन कब करना होगा? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड पार वैल्यू इज गिवन, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है। द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज इक्वल टू नेट वर्थ। नेट वर्थ जो आपके शेयर होल्डिंग पे है माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अगर आपकी ये नेटवर्थ ज़्यादा है, अगर आपकी ये नेटवर्थ ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है तो इन दैट केस इट इज़ नोन एज कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपकी एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओवर द नेटवर्थ इट इज़ नोन एज गुडविल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अगेन यू विल हैव टू कैलकुलेट द नेटवर्थ। तो आप ये पूछोगे नेटवर्थ तो पहले भी कैलकुलेट किया था, यहाँ की नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ कंसोलिडेशन याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रिजर्व याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे लिख लेना आप एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अगर कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है तो उसका कोई प्रॉफिट हो रहा है, इन सच केस अगर लॉस होते तो आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे फ्रॉम नेटवर्थ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो डिटरमाइन द माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप क्या करोगे? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। क्या करोगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया, माइनॉरिटी मतलब अदर शेयर होल्डर के पास जो परसेंटेज है उसको क्या करोगे? डायरेक्टली कैलकुलेट कर दोगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नोट हियर? यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोट ये है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ कंसोलिडेशन विल बी कंसिडर्ड। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन है। हियर एच लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी। द क्वेश्चन इज फ्रेम बिफोर 2013, तो ये पुराने वाले फॉर्म में है, लेकिन फिर भी देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ दिस फॉर्मेट ऑन द बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी। लेकिन इसके अलावा मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला आपका आ गया क्या? आपका फर्स्ट वन इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ये 9000 शेयर्स हैं, देखो कैसे आपके 9000 हो गए। यहाँ पे जब आप बात करते हो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की 9000 है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल आपका 1,50,000 है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन एस लिमिटेड विल बी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 15,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 9,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100, तो ये होल्डिंग कंपनी की जो है शेयर होल्डिंग पता चल जाएगी, इट इज़ 60%। आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 15,000 इट विल बी 6,000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100, इट इज़ 40%।
कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस सारी चीज़ें आप ऐड करोगे। यहाँ पे 1,50,000 आपका क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 50,000 इज योर अमाउंट फॉर रिजर्व्स। तो इस केस में आप दोनों को ऐड कर लोगे, द अमाउंट विल बी 2 लाख। ये नेट वर्थ 100% के लिए है, लेकिन आपके माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ 40% है, तो आपने क्या किया माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया विच इज़ 80%। सो स्टूडेंट्स वी हैव सम अदर क्वेश्चन ऑन द लिंक्स प्रोवाइडेड बिलो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वाया जीमेल मुझे सेंड करें।